बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में हर साल संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस पालकी समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। हालांकि इस बार पालकी समारोह में एक अप्रिय घटना सामने आई है। इस बार दर्शन के लिए मंदिर में घुसने को लेकर वारकरी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस वजह से कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। दरअसल वारकरी और पुलिस के बीच पहले तीखी बहस हुई। इसके बाद वारकरी समुदाय ने वहां लगे बैरिकेड्स तोड़कर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वारकरी कुछ भी सुनने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे। इस बीच एक बार फिर उनकी ओर पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां बरसाई हैं। पुलिस के इस बर्ताव से वारकरी आक्रामक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कुछ वारकरी को हिरासत में लिया है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, सिर्फ वारकरी और पुलिस के बीच में थोड़ी झड़प हुई थी। इसके पहले पिछले साल इसी जगह पर भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। इस साल ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस ने लोगों ने आराम से जाने की बात की। तो बता दें, पुलिस ने लोगों से आराम से जाने की बात कही और हालात कुछ इसी तरह बने थे पहले भी। पुलिस ने वारकरियों पर लाठीचार्ज किया है, इस दौरान कहा जा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इनकार इससे कर दिया है। कहा उन्होंने कि इस तरह से ना ही लाठीचार्ज हुआ है, कहासुनी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन लाठीचार्ज यहाँ नहीं हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि मंदिर जाने की जिद कर रहे थे वारकरी और इसी दौरान ये विवाद हुआ। दरअसल ये विवाद आलंदी के श्री क्षेत्र मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ है। आरोप है कि पुलिस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित आलंदी शहर में एक जुलूस निकालते हुए वारकरी भक्त संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में जबरन प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि तय कार्यक्रम के अनुसार यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक बार में 75 लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन 400 लोग एक साथ आने लगे। इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके चलते उनकी पुलिस से कहासुनी हुई। इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंचा और विपक्ष ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया। वारकरी भक्त भगवान विट्ठल यानी कि भगवान कृष्ण के एक रूप के भक्तों को कहा जाता है। वारकरी हिंदू धर्म की एक परंपरा भी है जो महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक से जुड़ी है। वारकरी शब्द वारी से निकला है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना या फिर फेरे लगाना। जो लोग अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण तरीके से बार बार यात्रा करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। तो आपको बताते चलें, विवाद पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और शिंदे की हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए वारकरों पर लाठीचार्ज किया गया। महाराष्ट्र में व्हाट्सएप पर औरंगजेब की प्रोफाइल पिक्चर लगाने का एक और मामला सामने आया है। बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने एक हिंदू संगठन की शिकायत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स पर आरोप है कि उसने मुगल आक्रांता औरंगजेब की तस्वीर को व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया था। गौरतलब है कि पुलिस ने वाशी में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के आउटलेट के रूप में काम करता है। पुलिस को हिंदू संगठन ने औरंगजेब की प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट सौंपा था। शख्स के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 298 यानी कि जबरन धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना और 153 ए यानी कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में जांच चल रही है। तो बता दें कि नवी मुंबई में भी स्टेटस को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले कोल्हापुर में इस तरीके का मामला देखने को मिला था। कोल्हापुर में औरंगजेब के स्टेटस को लेकर इतना बवाल हुआ था
कि हिंसा इस दौरान बढ़ने लगी थी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और तनावपूर्ण यहाँ पर हालात बन गए थे। कोल्हापुर में इस तरीके की ये घटना देखने को मिली और अब एक बार फिर से नवी मुंबई में ये घटना देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक स्टेटस युवक ने लगाया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोल्हापुर में भी इससे पहले हुआ था। आरोपी का नाम मोहम्मद हनीफ बताया जा रहा है। मोहम्मद हनीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाई गई थी और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को विपक्षी दल का मुंशी बता दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को तो विपक्षी दल का मुंशी बनाया गया, पर वे अपने आप को विपक्षी दल का नेता मान बैठे हैं। यही नहीं बल्कि मोतिहारी पहुंचे सुशील मोदी ने ये घोषणा भी कर दी है कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से फिर एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ही संसदीय चुनाव लड़ेंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में एक वृहद कार्यक्रम चला रही है। इसी को लेकर मोतिहारी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व खुद बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पहुंचे। शहर में गांधी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील मोदी और राधा मोहन सिंह के अलावे बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार, श्याम बाबू यादव, कृष्ण नंदन पासवान, पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह सहित कई नेता और हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वहीं नेताओं ने मुख्य अतिथि सुशील मोदी का स्वागत किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पहुंचे सुशील मोदी ने फिर एक बार नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जमकर भड़ास निकाली। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को यहां तक कह दिया कि वे तो अब विपक्षी दल के मुंशी के तौर पर कार्य कर रही हैं। उनका काम है सभी नेताओं को फोन कर बातों का आदान प्रदान करना, पर वे गलती से अपने आप को विपक्षी दल का नेता भी मान बैठे हैं। आगामी 23 जून को विपक्षी दल के नेताओं की बैठक को लेकर भी सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी भी चाह रही है कि लड़ाई मजबूती से लड़ाई जाए, क्योंकि देश के लिए मजबूत विपक्षी दल का होना भी जरूरी है। साथ ही विपक्षी दल ये भी घोषणा करे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी जाए। हालांकि सुशील मोदी ने उसी मंच से राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी को ये लगता है कि विदेश में जाकर बयानबाजी करने से उनको ज्यादा लोग सुनेंगे, पर नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष का उम्मीदवार घोषित हो जाए और उनसे लड़ाई हो नरेंद्र मोदी की, हम तो चाहते हैं। और 23 तारीख को बैठक हो रही है विपक्षी दलों की, वो तय करें राहुल गांधी का नाम, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो वही हैं। तो सबसे ज्यादा सीट अगर मिलेगी विपक्ष में तो उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी है। तो घोषित करें। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष कोई एक नाम तय करे। हम भी चाहते हैं कि लड़ाई हो, हम भी चाहते हैं कि इस देश में मजबूत विपक्ष हो। हम तो नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते बैठक का आयोजन किया गया। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ऋषिराज राणा ने बैठक के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े चेहरों का भी जिक्र किया। बता दें, जननायक जनता पार्टी की ओर से फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने की। मीडिया से बात करते हुए ऋषिराज राणा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी नगर निगम चुनाव के लाइट लोगों के बीच जाने का काम करेगी। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके कार्यक्रम में बहुत पार्टी के बड़े पदाधिकारी और नेता मौजूद नहीं है, जिसमें हल्का अध्यक्ष दीपक चौधरी, कुलदीप तेवतिया, अमर नरवत जग्गी, मेंबर पूर्व जिला अध्यक्ष तेजपाल, अरविंद भारद्वाज, राजाराम, राजेश भाटिया, प्रेम धनखड़, वैगराज नागर, आशुतोष गर्ग, जो कि फरीदाबाद में पार्टी के बड़े चेहरे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक में फरीदाबाद में 45 वार्ड है, लेकिन जेजेपी से चुनाव लड़ने वाले 45 उम्मीदवार भी कार्यक्रम में नहीं थे।
आज फरीदाबाद में हमारी संगठनात्मक तौर पर एक मीटिंग है ये, और जिसमें हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई कृष्ण जाखड़ जी और समस्त फरीदाबाद जिले की जननायक जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब ये इलेक्शन मोड चालू हो चुका है। 2024 में विधानसभा का इलेक्शन है, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन है, और उससे पहले हमारा यहाँ का लोकल इलेक्शन है फरीदाबाद नगर निगम का। तो आज उसी की तैयारी को लेके यहाँ पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं और सभी साथियों से मिलजुल कर एक स्थानीय शहरी निकाय का मजबूत संगठन यहाँ पर बनाकर गुड़गावा नगर निगम की बात थी, फरीदाबाद नगर निगम में भी हमारे 46 वार्ड हैं, तो हर वार्ड में हमारा कैंडिडेट हो और मेयर प्रत्याशी जो हो वो हमारा यहाँ से विजयी हो, इसी के लिए आज हम एक मीटिंग कर रहे हैं। आज फरीदाबाद में हमारी चुनाव में मुन्ना किन्नर की बहू ने कमाल कर दिखाया है। मुन्ना किन्नर की बहू ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 2397 वोटों से प्रत्याशी को हराया है। गोपालगंज हथुआ नगर निकाय चुनाव में पहली बार ट्रांसजेंडर रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर की बहू किरण देवी ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। हथुआ नगर पंचायत के मेयर पद की चुनाव में किरण देवी को कुल 5076 वोट मिले। किरण देवी ने अपने निकटतम प्रत्याशी रुकिया बेगम को 2397 वोटों से हराकर जीत हासिल की। वहीं डिप्टी मेयर पद पर ममता देवी जीती। हमारे तरफ से सबके पूरा हथुआ नगर पंचायत के जनता के कोटि कोटि नमस्कार। अब पूरा हथुआ के जनता हमारे भगवान हैं, यही हमारे तरफ से आशीर्वाद है सबके। हमारे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। जीत का श्रेय किस? हमारे तरफ से सबके पूरा हथुआ नगर पंचायत के जनता के कोटि कोटि नमस्कार। अब पूरा हथुआ के जनता हमारे भगवान हैं, यही हमारे तरफ से आशीर्वाद है सबके। हमारे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। जीत का श्रेय किस? बोकारो में बाल सुधार गृह से 2 बाल कैदी फरार हो गए। सुरक्षा गार्डों की लापरवाही की वजह से बाल कैदी फरार होने में कामयाब रहे हैं। दुगदा से बोकारो बाल कैदी भेजे गए थे। प्रशासन पर इसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, बोकारो खिचास में स्थित बाल सुधार गृह से 2 बाल कैदी फरार हो गए। दोनों बाल कैदियों ने कर्मियों और सुरक्षा गार्डों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए टेबल लगाकर सुधार गृह की दीवार को तोड़कर बाहर हुए और फरार हो गए। बाल सुधार गृह में मात्र 2 ही बाल कैदी थे जो शुक्रवार को दुगदा थाने से भेजे गए थे। दोनों बाल कैदी चाक थाना क्षेत्र के बंधुआ गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में बाल सुधार गृह के शारीरिक अनुवेशक बाल मुकुंद प्रजापति ने बताया है कि घटना देर शाम हुई है। इससे पूर्व एक भी बाल कैदी सुधार गृह में नहीं थे, जिस कारण सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड और सुधार गृह में तैनात कर्मी थोड़े से रिलैक्स मूड में थे, जिसका फायदा इन बाल कैदियों ने उठाया। मामले को लेकर पिंडर राजौर में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जो भी लापरवाह सुरक्षा गार्ड होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले, इस बाल सुधार गृह में 8 कर्मी और 5 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जिनके जिम्मे ये बाल सुधार गृह है। बावजूद इसके 2 बाल कैदियों को संभाल कर नहीं रख पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। कैमूर में NH 30 को 1 वे कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिलर में दरार आई थी, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर पिलर में दरार आने की वजह से NH 30 को 1 वे कर दिया गया। इसके बाद से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। पुल क्षतिग्रस्त होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर जिले के मोहनिया NH 30 पर पटना मोड़ के पास पुल के पिलर में दरार आने से पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर 1 वे कर दिया गया। 1 वे रूट से वाहनों का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है, जिसके लक्षण इस राजमार्ग पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं बैरिकेडिंग किए जाने के बाद एक बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर लिखा गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है और बड़े वाहनों की प्रवेश वर्जित है।
असुविधा के लिए खेद है, लिखकर लोगों को सूचित किया गया। बताते चले कि मोहनिया से आरा पटना जाने के लिए NH 30 पथ पर लोगों के लिए एकमात्र सुगम रास्ता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से चलकर राहगीर मोहनिया पहुंचने के बाद पटना सहित अन्य शहरों में जाने के लिए आसानी से निकल जाते हैं। पुल क्षतिग्रस्त होने से रास्ता वन वे होने के बाद वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे वाहनों के परिचालन हो रहे थे, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटा हो गया। क्यों खड़े हैं? जाम लगा है, पुलिया क्रैक है ना, कौन सा पुलिया है ये? रेलवे पुल। ये पटना वाला मेन रोड है क्या? जी, ये पटना मुख्य मार्ग। आप कब से आ रहे हैं? जो पुल बिहार में अक्सर देख रहे हैं कि ये तो 30 साल भी नहीं चलता कोई पुल आजकल सर, क्या बताएं। कि नहीं है, हम संध्या गश्ती में टाउन में हैं, जिसमें ये पुलिया जो है का रेलवे क्रॉसिंग ये क्षतिग्रस्त हो गई है। ये मुख्य रास्ता मोहनिया आरा वाला है। पटना मोहनिया से पटना को कनेक्ट जी। करती है। जी, जी। इसी में पुलिया क्षतिग्रस्त है, सिंगल पास। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 8 बाइकें बरामद की गई हैं। आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है पश्चिम चंपारण की बेतिया पुलिस को ये कामयाबी मिली है। इसके साथ ही चोरी की 8 बाइक के साथ शातिर, मोहित और अमित के साथ साथ कुल 10 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में बेतिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मेहताब आलम ने नगर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बढ़ते वाहन चोरी की घटना को देखते हुए मोटरसाइकिल चोर और चोरी की गई बाइक की बरामदगी के लिए बेतिया पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए बेतिया के आसपास इलाकों में छापेमारी करते हुए चोरी की कुल 8 बाइकों के साथ कुल 10 शातिर बाइक चोरी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों का आपराधिक इतिहास भी है। पहले से इन पर कई मामले दर्ज हैं। वहीं पूछताछ कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुछ दिनों से बेतिया शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। और पिछले दिन दिनांक 10 तारीख को बेतिया पुलिस ने उसी आदेश के आलोक में कार्य करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें नगर थाना क्षेत्र से 7 चोरी की बाइक और 7 मोटरसाइकिल चोर और इसमें जो बिचौली जो होती जो खरीद बिक्री में संलिप्त उनको गिरफ्तार किया। इसके अलावा मनुआ पुल में भी 1 बाइक और 3 चोर जो हैं, जो मोटरसाइकिल चोर जो होते हैं, की गिरफ्तारी हुई है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 10 मोटरसाइकिल चोर और 8 चोरी की बाइक जो है वो हमारे पास बरामद है। कुछ दिनों से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।